हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज द रेलवे मैन। तो चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फैक्ट्री से जो गैस लीक हुई थी उसका आरोप मिस्टर मैक्सन पर लगता है। पुलिस उन्हें पकड़ तो लेती है लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाती। मिस्टर मैक्सन को एक सरकारी प्लेन से लग्जरी फैसिलिटीज के साथ वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें गैस लीक होने से पहले के सीन दिखाए जाते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां पर मीथेन गैस का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। यहां पर एक मजदूर इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है MIC सिलेंडर गैस के इतने ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जल्दी से कमरुद्दीन साहब को बुलाओ। कमरुद्दीन वहां पर आकर मजदूरों से पूछते हैं धुलाई कर रहे थे क्या, तो मजदूर मना कर देते हैं। कमरुद्दीन कुछ और प्रोटोकॉल के बारे में पूछते हैं लेकिन मजदूरों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब कमरुद्दीन टैंक चेक करने के लिए जाता है और उसकी सतह को छूता है। उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। इसके बाद वो राहत की सांस लेता है और कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शायद वो मीटर ही खराब था। इसके बाद कमरुद्दीन फैक्ट्री में आता है और वर्कर से कहता है इमरजेंसी अलार्म बजाने से पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से जांच लिया करो। और तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर मैक्सन आता है और वो इमरजेंसी अलार्म को बंद कर देता है। इसके बाद वो एक अनाउंसमेंट करता है कि मुझे जब तक इमरजेंसी अलार्म बजता हुआ नहीं चाहिए जब तक कोई भी वर्कर मरा ना हो या फिर मर रहा हो। इसके बाद मैक्सन कमरुद्दीन से कहता है कि जिसने भी अलार्म बजाया है उसे नौकरी से निकाल दो। कमरुद्दीन मिस्टर मैक्सन को उनके ऑफिस में आकर बताता है कि ना तो हमारे पास सुरक्षा का कोई भी इंतजाम है और MIC टैंक भी रेफ्रिजरेटर के बिना ही चल रहे हैं और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद हम बस्ती के एक घर में कुमावत नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि इमाद से कार्बाइड फैक्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। इमाद उस फैक्ट्री में पहले काम कर चुका है लेकिन अब उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है और उसका आज नौकरी का पहला दिन है। कुमावत उसके सामने टेप रिकॉर्डर को ऑन करके रखता है और इमाद उसे फैक्ट्री के बारे में बताने लगता है। फैक्ट्री फसलों के लिए पेस्टिसाइड बनाती है और वो उस फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता था। वो बताता है कि फैक्ट्री पेस्टिसाइड बनाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल करती है जिसका नाम MIC है, मतलब मीथेन आइसोसाइनेट। इमाद बताता है कि ये फैक्ट्री का सबसे खतरनाक केमिकल है और इसे सीमेंट के टैंकर में दबाकर रखा जाता है और अगर इस केमिकल में पानी की एक बूंद भी मिल गई तो केमिकल उबलने लगता है और ये हवा में फैल जाता है और सांस लेते ही इंसान कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। एक बार फैक्ट्री में एक छोटा सा लीक हुआ था जिसकी वजह से इमाद के दोस्त अंसारी की जान चली जाती है, लेकिन फैक्ट्री को बचाने के लिए अंसारी की वाइफ रिजवाना को ढेर सारा पैसा दे दिया जाता है और इस बात को यहीं पर दबा दिया जाता है। कुमावत इमाद से टाइसन की रिपोर्ट के बारे में कहता है जो कि एक बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है। इमाद कहता है कि वो फैक्ट्री से टाइसन की रिपोर्ट को कमरुद्दीन से निकलवा लेगा। इसके बाद हमें इफ्तिखार को दिखाया जाता है जो कि स्टेशन मास्टर होता है। इफ्तिखार अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर एक और रेलवे ऑफिसर आता है। वो उसे बताता है कि कम्युनिकेशन वायर अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अब इमाद भी अपनी ड्यूटी पर आता है और इफ्तिखार से मिलता है। वो उसे अपना फॉर्म दिखाता है। इफ्तिखार इमाद से कहता है कि स्टेशन पर एक चीज ठीक से नहीं चल रही है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, पता करो और बताओ वो चीज क्या है। इमाद स्टेशन के चारों तरफ देखता है और वो इफ्तिखार को बताता है कि स्टेशन पर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं चल रहा है। इफ्तिखार इमाद से इम्प्रेस हो जाता है और वो इमाद को निशातपुर यार्ड भेज देता है मालगाड़ी लोड करने के लिए। इसके बाद स्टेशन की सफाई कर्मचारी इफ्तिखार के पास आती है और वो उसे अपनी बेटी सोनी की शादी के बारे में याद दिलाती है। इफ्तिखार सोनी की शादी में जाता है और सोनी से मिलता है और वो उसे अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी चालू रखने के लिए बोलता है। असल में सोनी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कांस्टेबल की यूनिफॉर्म में भोपाल जंक्शन की तिजोरी को लूटने आया है क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जंक्शन पर 2 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद कांस्टेबल इफ्तिखार के पास आता है और उसे बताता है कि जंक्शन में चोरी होने वाली है और मैं आपकी तिजोरी की रखवाली करूंगा। इसके बाद इफ्तिखार उसे अपने केबिन में बिठा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है कार्बाइड फैक्ट्री पर जहां पर शिफ्ट चेंज हो रही होती है और कमरुद्दीन मैक्सन के ऑफिस में जाकर कॉन्फिडेंशियल फाइल की कॉपी निकाल लेता है। वो कुमावत को फोन लगाता है और फाइल की कॉपी देने के लिए अपने घर पर बुलाता है। दूसरी तरफ नाइट का सुपरवाइजर फैक्ट्री में धुलाई का काम चालू करने के लिए पानी की पाइपलाइन को खोल देता है। अब यहाँ पर गैस का प्रेशर तेज होने लगता है और पाइपलाइन फट जाती है और गैस लीक होने लगती है।
दूसरी तरफ कमरुद्दीन फैक्ट्री से वो कॉन्फिडेंशियल फाइल लेकर निकलने लगता है। इसके बाद फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दीवार पर रेड लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर एक वर्कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कमरुद्दीन अपने घर जाने के लिए अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है और तभी उसकी नजर लीक हो रही गैस पर पड़ती है और वो तभी फौरन ही अपना स्कूटर वहीं पर छोड़कर फैक्ट्री के अंदर दोबारा जाता है। वो देखता है कि टैंक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो वर्कर से फौरन ही फैक्ट्री खाली करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि पूरे शहर की जान खतरे में है और अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कमरुद्दीन वाटर पाइपलाइन को बंद करता है और किसी तरह अब गैस टैंक का टेम्परेचर चेक करने के लिए जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो गैस की सप्लाई को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टैंक फट जाता है और कमरुद्दीन की वहीं पर डेथ हो जाती है। फैक्ट्री में मजदूरों की भगदड़ मच जाती है और अब गैस चारों तरफ फैलने लगती है। इसके बाद हमें फिर से रेलवे ऑफिसर को दिखाया जाता है और वो कम्युनिकेशन लाइन के बारे में पूछता है। वर्कर उसे बताता है कि लाइन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन टेम्परेरी ब्लॉक कनेक्शन कर दिया गया है। दूसरी तरफ भोपाल से 100 किलोमीटर दूर इटारसी जंक्शन को देखते हैं, जहां पर एक आदमी को रेलवे ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसका सामान चोरी हो चुका है। लेकिन रेलवे ऑफिसर अंगद उसकी एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि जनरल मैनेजर रति पांडे सर इटारसी जंक्शन के इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं और इसीलिए वो अपने वर्कर से कहता है कि सभी लोग अपने काम से ठीक से लग जाओ, वरना सभी की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तभी जॉन नाम का एक ऑफिसर अंगद को बताता है कि भोपाल से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ वही आदमी अपने खोए हुए सामान के लिए अंगद को बार बार परेशान करता है। दूसरी तरफ हम गोरखपुर रेल को देखते हैं, जो कि भोपाल की तरफ बढ़ती चली आ रही है, जिसमें अंसारी की वाइफ रिजवाना अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई होती है और उसके सामने जसप्रीत कौर अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। वहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में बात चल रही होती है। जसमीत कौर ये सुनकर घबरा जाती है और अपनी कृपान छुपा लेती है। इसके बाद हमें इमाद को दिखाया जाता है, जो अपने सीनियर लोको पायलट के साथ काम कर रहा होता है। उसका सीनियर टॉयलेट के लिए बाहर जाता है और उसे एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बहुत ज्यादा आ रही थी। सीनियर लोको पायलट जब टॉयलेट से बाहर निकलता है तो देखता है कि कुत्तों की आवाज अब बंद हो चुकी है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो भी बेहोश हो जाता है और कुछ सेकंड बाद ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो नीचे गिर जाता है। इमाद अपने सीनियर को देखकर समझ जाता है कि कार्बाइड से गैस लीक हो रही है और ये उसी का नतीजा है। इसके बाद हमें भोपाल जंक्शन दिखाया जाता है। गैस अब यहाँ पर भी पहुँच चुकी थी। लोग चलते चलते गिरने लगते हैं और अब किसी के मुंह से झाग निकल रहा है या किसी की सांसें फूल रही हैं। लोग बेहोश होकर गिरने लगे हैं और अब गैस ने अपना असर यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम इफ्तिखार और कांस्टेबल को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस की खिड़की दरवाजे बंद करके अपना काम कर रहे होते हैं और ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है उन्हें इस बात का पता नहीं होता। इसके बाद हमें बस्ती का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बारात में नाचते नाचते लोग गिर रहे हैं। सोनी को जब इस बारे में पता लगता है तो वो अपनी बारात को बाहर निकलकर देखती है तो उसका दूल्हा भी घोड़ी से नीचे गिरा हुआ होता है और अब उसकी भी सांसें फूलने लगती हैं और अब वो भी बेहोश होकर गिर जाती है और अब पूरे शहर में लाशें बिछने लगती हैं और जो लोग किसी तरह से बचे हैं वो शहर छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम इमाद की माँ को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है। वो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती हैं कि वो इमाद के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। इसके बाद प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इफ्तिखार की नजर ऑफिस के बाहर जाती है तो वो देखता है कि एक छोटा लड़का अपनी गोद में अपने भाई को उठाया हुआ है। वो फौरन ही उनके पास जाता है और बाहर जाते ही वो देखता है कि स्टेशन पर चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। इफ्तिखार लोगों को बचाने की कोशिश करता है। कांस्टेबल बच्चे को गोद में उठाए इफ्तिखार के पास आता है। वो उसे कहता है कि हवा में बू आ रही है और हवा में ही कुछ है और आपके रूम में तो सब कुछ ठीक था। अब पब्लिक पैनिक हो जाती है। वो रेलवे के ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगती है। पब्लिक ऑफिस के अंदर घुस जाती है और चारों तरफ खलबली मच जाती है। इफ्तिखार देखता है कि वेटिंग रूम के दरवाजे अभी भी सही सलामत हैं। इफ्तिखार पब्लिक से कहता है कि सभी लोग वेटिंग रूम के अंदर चलें। सभी लोग अब वेटिंग रूम के अंदर चले जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा जाता है। वेटिंग रूम के अंदर लोग पास के पुलिस स्टेशन या फिर किसी हॉस्पिटल फोन करके मदद लेने के लिए कहते हैं, लेकिन इफ्तिखार बताता है कि सभी कम्युनिकेशन लाइन बंद है और हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब वेटिंग रूम के अंदर भी एक औरत की सांसें फूलने लगती हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर उस लेडी को सांस देने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करते करते खुद
ही बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद डॉक्टर और उस लेडी की डेथ हो जाती है। तभी एक रेल की सीटी की आवाज आती है और सभी लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं। इमाद लोकोमोटिव लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही इफ्तिखार इमाद से बात करने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है तो पब्लिक उसे बाहर जाने नहीं देती। तो कोई कहता है कि पहले बुजुर्गों को बाहर जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि पहले बच्चे और औरतों को बाहर जाना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार कहता है कि लोकोमोटिव इतनी बड़ी नहीं है, उसे हम सिर्फ दूसरी जगह खबर पहुंचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तभी एक लड़का आता है और वो जबरदस्ती वेटिंग रूम से बाहर निकल जाता है और वो बाहर जाते ही जहरीली हवा के कांटेक्ट में आ जाता है। वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है और ये देखकर वेटिंग रूम के सभी लोग सहम जाते हैं। इसके बाद इमाद वेटिंग रूम के अंदर आता है और वो बताता है कि केमिकल फैक्ट्री से एक केमिकल गैस लीक हुई है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है और इससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और इसका कोई इलाज भी नहीं है। वो लोगों को बताता है कि इससे बचने के लिए कपड़ा गीला करके अपने मुंह पर बांध लें। इफ्तिखार कहता है इमाद से कि अब तुम्हारे अलावा कोई भी लोको पायलट नहीं बचा है और तुम्हें ही इटारसी खबर पहुंचानी है कि गोरखपुर से आने वाली ट्रेन को रोकें और भोपाल में एक रिलीफ ट्रेन को भेजें। इसके बाद हमें गोरखपुर से आने वाली ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें रिजवाना अपने 2 बच्चों के साथ थी। असल में इमाद ने ही रिजवाना को भोपाल बुलाया था ताकि रिपोर्टर के थ्रू केमिकल फैक्ट्री पर कार्रवाई करवा के अपने दोस्त अंसारी की मौत का बदला ले सके और उसे इंसाफ दिला सके। तभी ट्रेन के अंदर कुछ दंगाई आ जाते हैं। वो नारे लगा रहे होते हैं कि इंदिरा के हथियारों को जान से मारो सालों को। ये नारा सुनकर जसमीत घबरा जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन रिजवाना उन्हें रोक लेती है ये कह करके कि वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे। दंगाई ट्रेन के अंदर सभी बच्चों से उनका नाम पूछते हैं। रिजवाना की बेटी अपना नाम आमना बताती है। रिजवाना जसमीत को अपनी खाला बताती है और वो दंगाई वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दंगाई टीसी की फाइल रिकॉर्ड चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डब्बे के अंदर जसमीत कौर नाम की एक सिकनी है और तभी वो वहाँ पर वापस आते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ट्रेन का गार्ड जसमीत कौर और उसकी बेटी को वहां से ले जाता है और ट्रेन के आखिरी डब्बे में छुपा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इटारसी जंक्शन पर जहां पर जॉन स्टेशन मास्टर को बताता है कि भोपाल से अभी भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ वही बूढ़ा आदमी स्टेशन मास्टर से अपना सामान खोने की कंप्लेंट दोबारा करता है और अब स्टेशन मास्टर उस बूढ़े आदमी पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। जॉन फिर से स्टेशन मास्टर से भोपाल से कनेक्शन न होने की बात करता है लेकिन स्टेशन मास्टर जॉन से जीएम स्पेशल के बारे में पूछता है जिससे इंस्पेक्शन करने के लिए रति पांडे यहाँ पर आने वाले हैं। तभी वो आदमी जिसका सामान खोया हुआ होता है वो स्टेशन मास्टर के पास आता है और अपना नकाब उतार देता है। वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है रति पांडे जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। रति जॉन से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो वो बताता है कि भोपाल से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अब रति पांडे भोपाल पुलिस स्टेशन फोन लगाता है और जब उसे भोपाल के बारे में पता लगता है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। रति पांडे बताता है कि यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुई है और पूरे शहर का गला घुट रहा है। अब रति पांडे फौरन ही सेंट्रल स्टेशन को फोन करता है गोरखपुर एक्सप्रेस को रुकवाने के लिए, लेकिन वो बताते हैं कि ट्रेन पटरी पर है और उसे रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिश करते हैं लेकिन ट्रेन रुक नहीं पाती और वो भोपाल की तरफ निकल जाती है। अब इस ट्रेन में भी हजारों लोग अपनी मौत की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हमें किरण को दिखाया जाता है जिसकी मिनिस्ट्री में बहुत अच्छी जान पहचान है। रति किरण को फोन लगाता है और उसे भोपाल की कंडीशन के बारे में बताता है और भोपाल के लिए रिलीफ टीम भिजवाने के लिए बोलता है। अब भोपाल के बारे में जानकर किरण भी फटाफट मिनिस्ट्री को फोन लगाती है। किरण मिनिस्ट्री को बताती है कि भोपाल की हालत बहुत खराब है और हमें वहां पर जल्दी से जल्दी रिलीफ टीम भेजनी होगी। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री टीम कहती है कि MIC गैस बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जो भी रेस्क्यू करने के लिए जाएगा वो भी मारा जाएगा। और अब गोरखपुर एक्सप्रेस भी भोपाल पहुँचने वाली है। मिनिस्ट्री भोपाल जाने वाली हर एक ट्रेन को रोक देते हैं और भोपाल में कोई भी रेस्क्यू टीम पहुँचाने से मना कर देते हैं। किरण रति को फोन लगाकर बताती है कि उसे कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन वो कहती है कि एक रास्ता है, अगर तुम इटारसी से मेडिकल फैसिलिटी लेकर मिस रोड पार कर जाओ तो तुम्हें भोपाल जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब रति प्लेटफॉर्म पर जाता है और एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो लोगों को बताता है कि भोपाल के लोग मर रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए या तो कोई पागल ही जाएगा या फिर कोई अपना। और रति की बातें सुनकर बहुत सारे लोग भोपाल के लोगों को बचाने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब रति अपनी रेस्क्यू टीम लेकर भोपाल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम इमाद को देखते हैं जिसके पास लोकोमोटिव था। इफ्तिखार उसे मालगाड़ी के डब्बे लाने के लिए बोलता है जिससे लोगों को भरकर भोपाल से निकाला जा सके।
इसके बाद हमें मैक्सन को दिखाया जाता है जिसके पास मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है, लेकिन वो कहता है कि MI6 गैस से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ी सी आंखों में जलन हो सकती है। लेकिन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर कहते हैं कि पहले हम इससे निपट लें और उसके बाद तुम्हारी कंपनी को देख लेंगे और इंडिया में बैन कर देंगे। इसके बाद फैक्ट्री का डॉक्टर और मैक्सन बचे हुए वर्कर से कहते हैं कि ये काम किसी फैक्ट्री से जलने वाले वर्कर का है और उसी ने इतनी बड़ी तबाही मचाई है और वो इसका इल्जाम हमारे ऊपर लगवाना चाहता है। वो फैक्ट्री के गेट बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ना तो कोई मीडिया आएगी और ना ही कोई पुलिस आएगी। वो कहता है कि फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले आने वाले कार्बाइड वकील ही होंगे और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम किरण को देखते हैं जो कि भोपाल के बारे में बात करने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफिस जाती है और उसे वहाँ पर एक साइंटिस्ट दिखता है जिसने MI6 के ऊपर अपनी रिसर्च की हुई थी। वो किरण को बताता है कि उसे पता है इसका एंटीडोट क्या है और इंडिया की बहुत सी कंपनी इस एंटीडोट को बनाती है। इसके बाद इमाद को देखते हैं जो मालगाड़ी के डब्बों में लोगों को भरने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका लोकोमोटिव खराब हो जाता है और गोरखपुर एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन पर पहुंच जाती है और अब सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलने लगते हैं और इन्फेक्टेड होने लगते हैं। यहाँ पर कांस्टेबल लोगों से वापस ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए बोलता है और खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए बोलता है और तभी हम देखते हैं कि बाहर से बहुत सारी भीड़ ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए आ जाती है। इसके बाद ट्रेन वहां से निकल जाती है और अब उसी ट्रैक पर रति अपनी रेस्क्यू ट्रेन लेकर आ रहा होता है और दूसरी तरफ से उसी ट्रैक पर गोरखपुर एक्सप्रेस आगे बढ़ती है। अब ये इन्फॉर्मेशन एक इंस्पेक्टर कांस्टेबल को बताता है। कांस्टेबल वॉकी टॉकी से ये बात इमाद को बताता है। इमाद फौरन ही ट्रेन के ट्रैक चेंज करने के लिए पटरी पर जाता है और जैसे ही ट्रेन आपस में टकराने वाली होती है, इमाद अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रैक को चेंज कर देता है। इमाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर कुमावत भी कार्बाइड फैक्ट्री के गेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कमरुद्दीन की वाइफ मिलती है। वो कमरुद्दीन की वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपना स्कूटर स्टार्ट करता है, लेकिन उसका स्कूटर खराब हो जाता है और वहीं पर कमरुद्दीन का स्कूटर भी पड़ा हुआ होता है और वो उसके स्कूटर को लेकर उसकी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचा देता है और उसी स्कूटर में उसे कॉन्फिडेंशियल फाइल के पेपर भी मिल जाते हैं जो कि कंपनी को बंद करने के लिए काफी थे। रेस्क्यू टीम भी भोपाल पहुंच जाती है और अब इफ्तिखार भी लोगों की मदद करते करते बेहोश होकर गिर जाता है और तभी कांस्टेबल इफ्तिखार के कोट से उस तिजोरी की चाबी निकाल लेता है। रेलवे इंस्पेक्टर जब भोपाल की तिजोरी को चेक करते हैं तो वहां से सारा पैसा गायब होता है और वो इसका इल्जाम इफ्तिखार पर लगाते हैं, जिसे कांस्टेबल सुन लेता है। कांस्टेबल इल्जाम को इफ्तिखार पर लगता देख वो तिजोरी में वापस पैसा रख देता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो सभी लाशों को जलाने और दफनाने का काम शुरू होता है और यहाँ पर इफ्तिखार को मुर्दा समझकर उसे अर्थी पर लिटा ही रहे होते हैं। तभी इफ्तिखार को होश आ जाता है। अब यहाँ पर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुमावत कमरुद्दीन की वाइफ से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर उसके बच्चे को दिखाया जाता है जो कि फिजिकली चैलेंज था। दूसरी तरफ हमें कांस्टेबल को दिखाया जाता है जो कि तिजोरी में पैसे वापस रखते वक्त एक नोट बचा लेता है। इसके बाद वो कांस्टेबल एक दिन इफ्तिखार से मिलने आता है और उसे वो नोट एक ट्रॉफी के रूप में दे देता है और इफ्तिखार उस नोट को वापस अपनी तिजोरी में रख देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।